सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो यार सब लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने जो है तीनों चैप्टर्स केमिस्ट्री के महाराष्ट्र बोर्ड के जो है एकदम अच्छे से कर दिए हैं 11th स्टैंडर्ड के। ठीक है, अभी हम आज जो है शुरुआत करने वाले हैं स्टेट बोर्ड वाले भैया पे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका न्यू सिलेबस पे बेस होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाली है, जो कि है हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ, पूरे के पूरे नोट्स अपन नहीं बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में फोड़ सको। ठीक है, देखो थोड़ा सा झलक ले लो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स किस प्रकार आपके लिए बनाए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है। ये देखो अपने नोट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे इसमें फोड़ना लिखा है, फोड़ना है, जिससे कि आप थोड़े से मोटिवेटेड भी रह सको। So students, without wasting any time, we will move forward on the structure of an atom, जो कि अपने को केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में दिया है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में। अभी हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आखिर मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता चाहिए भाई साहब कि अपना यार एटम क्या होता है। एटम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बनता है। मतलब कि सपोज बुक है, बुक ये मैटर हो गया, और उसके अंदर के पेजेस वो क्या हो गया, एटम्स हो गया। उसके अंदर के पेजेस क्या हो गया स्टूडेंट्स, एटम्स हो गया। जैसे स्टूडेंट्स बूंद बूंद से सागर बनता है, बोलो मेरे पीछे, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार एटम से मैटर बनता है। वाह वाह वाह, बोलना भैया यार ये तो एकदम जादू कर दिया यार आपने, दिमाग में बैठ गया एकदम। अभी एटम से क्या होता है ये तो अपने को समझ गए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि कंबाइन करते हैं बड़े सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड एज एटम। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि आपको पहला पॉइंट दिया है। सो यहाँ पे डाल्टन भाई साहब ने अपने को बताया है पहला पॉइंट कि डाल्टन एक्सप्लेन द केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको ये 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन आपका मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक्स थोड़ा सा बता देना चाहिए कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी ठीक से ध्यान से समझना है, 9th स्टैंडर्ड का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में आपने को जो डाल्टन था उसने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला तो नहीं, उसने एक स्टेटमेंट दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का, कि जब भी कोई भी सब्सटेंस, ध्यान से सुनना है, जब भी कोई भी सब्सटेंस या फिर जब भी कोई भी एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन में जाएंगे, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अंडरगोस करेगा, तो उनका कंपोजिशन परमानेंटली चेंज होने वाला है। उनका कंपोजिशन कैसे होने वाला है, परमानेंटली चेंज होने वाला है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल दूध है, दूध में अपन दूध का कन्वर्जन किस में करते हैं स्टूडेंट्स, कर्ड में करते हैं। कर्ड मतलब कि कढ़ी, सर्वाना माहित असल कढ़ी सबको पता होगी। तो अभी क्या आप मम्मी को बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि भाई ये जो कढ़ी है इसका कन्वर्जन वापस दूध में करके दे? नहीं, मम्मी कान के नीचे बजाएगी एक जोर से, क्योंकि दूध का कन्वर्जन कढ़ी में एक बार हो गया, मतलब कि परमानेंटली चेंज हो गया। तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस जब केमिकली कॉम्बिनेशन अंतर्गत जाएगा तो उसके अंदर का चेंज परमानेंटली होगा। और फिजिकली कैसा होगा, अब बोलोगे भैया फिर फिजिकली कैसा होता है। ठीक है, फिजिकली में क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज में टेम्पररी होता है, फिजिकल चेंज में टेम्पररी चेंज होता है। अभी बोलोगे भैया आप एक एग्जांपल दे दो यार टेम्पररी का। जैसे स्टूडेंट्स वाटर का कन्वर्जन आइस में होना, हीट करने के बाद अपन ठंडा करने के बाद वाटर का कन्वर्जन आइस में हो जाता है, और वापस उसको गर्म करने के बाद आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, मतलब कि वाटर हमको वापस मिल रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेम्पररी चेंज। तो होप आपको समझ गया होगा केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि, बस इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि क्या होता है, जब भी कोई भी सब्सटेंस केमिकली चेंज होता है तो उसका अंदर का कंपोजिशन हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल अगर खराब हो गया तो क्या आप वो एप्पल को बोल सकते हो भाई नहीं यार एक बार सुन लेना वापस अच्छा हो जा? नहीं हो सकता है यार, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, उसका परमानेंटली चेंज हो जाता है। अभी जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल, उसने तो एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। लेकिन वो फेल हो गया कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए, मतलब कि मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए फेल हो गया। जैसे कि सबसे पहले क्या फेल हो गया वो, कि ग्लास को अगर हमने रब किया कोई भी सिल्क के कपड़े से अगर अपन ने रब किया, सपोज आपके सामने ग्लास रख लो, कांच का ग्लास, उस कांच के ग्लास को आप क्या करो, जो सिल्क का कपड़ा आता है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा, उस सिल्क के कपड़े से क्या करो, उसको रब करो, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि देखो तड़ 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 ऐसा होता है कभी कभी,
अपन ने लाइफ में एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो किया ही होगा। जैसे हमारे इधर एक मॉल है, मॉल में मैं जाता था तो मैंने जब वो मॉल में जब इलेक्ट्रिक वो जो रहता है ना एलिवेटर, उस एलिवेटर पे अगर अपन ने हाथ रख दिया, ठीक है, और फिर बाद में कोई भी सिल्क के कपड़े को हाथ लगाए तो ऐसा करंट लगता है अचानक से। सो वो बता नहीं पाया कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो डाल्टन थ्योरी हमेशा ध्यान में रखना है। डाल्टन थ्योरी में 3 चीज़ अपने को प्राप्त हुए थे, विच इज़ इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁹, प्रोटॉन होता है प्लस होता है, बाकी के सभी चीज़ें सेम होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है भाई वो तो अपने को मालूम है 0 होता है। और हाँ, हमेशा याद रखना है, फोड़ना है अपने को एग्जाम में इस बार। देखो ये वाला चैप्टर इतने अच्छे से करवा लूंगा ना यार आपका, कि आपको बाकी का कोई लेक्चर, किसी का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, एकदम अच्छे से ध्यान दो। तो डाल्टन थ्योरी में 3 चीज़ डिस्कवर हुए थे स्टूडेंट्स। पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, बाद में प्रोटॉन हुआ था, और बाद में न्यूट्रॉन हुआ था। अभी वो कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, डाल्टन थ्योरी ने मेनली सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई हुआ था या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मिला था, कुछ नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जे थॉमसन नाम का एक आदमी था, एक हीरो था, जो 1870 मतलब कि बहुत सालों पहले की बात है, 200-300 सालों पहले की बात है। जे थॉमसन नाम का एक आदमी था जिसने इन्वेस्टिगेट किया था कैथोड रेज, ठीक है, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था कैथोड रेज। अभी कैथोड रेज क्या होती है? कैथोड मतलब कि नेगेटिव वाले रेज, ठीक है, ध्यान से समझना है। जो नेगेटिव वाले रेज होते हैं, नेगेटिव रेज में से जब जो भी जे थॉमसन था उसने क्या किया, कैथोड रे मारा, ठीक है, कैथोड रे मारा एक एलिमेंट पे। उस एलिमेंट पे जब उसने कैथोड रे मारा तो उसको समझ में आया कि नेगेटिव पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे, नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो रहे, बाहर निकल रहे, और उसी नेगेटिव पार्टिकल्स को, वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे स्टूडेंट्स, वो 1837 लाइटर था हाइड्रोजन से, मतलब कि 1800 गुना वो लाइट था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये 1800 गुना लाइट है, मतलब कि हाइड्रोजन ये बड़ा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स, माइनस में होता है, इंटू 10⁻⁻19 है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, इतना छोटा कि अपन उसको पहचान भी नहीं सकते। तो इसने जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है उसके मदद से अपने को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुई। मतलब कि स्टूडेंट्स 100 बात की एक बात, जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कैथोड रेज कोई भी एक एलिमेंट पे डाला, उसमें से उसको ये समझ में आया कि नेगेटिव पार्टिकल्स ये स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटर्ड मतलब कि फैल रहे हैं। उस नेगेटिव पार्टिकल्स पे जब उसने ज़्यादा इंक्वायरी की तब उसको ऐसे समझ में आया कि वो 1800 गुना छोटा है, किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? अराउंड 1 होता है, 1.6 समथिंग कुछ, ठीक है। तो हाइड्रोजन से भी वो छोटा था, कितना? 1800 गुना छोटा था, और इसीलिए उसने सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो 3 पॉइंट में ही अपन ने ये वाला जो जे थॉमसन की स्टोरी है, विच इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अपन आएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे स्टूडेंट्स। ये भी बहुत सिंपल है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आखिर होता क्या है। देखिए, इसको जो डिस्कवरी, जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फाउंड किया था, उसी प्रकार अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ठीक है, ये स्टोरी तो सभी को पता होगी, रुदरफोर्ड की स्टोरी। उसने वो गोल्ड फॉइल वगैरह यूज़ किया था, ठीक है, आपको 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हो गया है। उसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स एकदम नीचे रहते हैं, बीच में गैमा रेज होता है, ऊपर जो होता है विच इज़ बीटा रेज होता है, बीटा रेज नेगेटिव, बीच में गैमा रेज, और नीचे कौन होता है? पॉजिटिव रेज, दैट इज कॉल्ड एज विच इज प्रोटॉन्स, ठीक है। सो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द गोल्ड फॉइल, मतलब कि उसने, जो जे थॉमसन था, उसने कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था, और जो प्रोटॉन है ये अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने अल्फा रेस को, अल्फा पार्टिकल्स को किस पे बम्बार्ड किया, मतलब किस पे डाला? गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। और उसको ये समझ में आया कि कौन से तो भी पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि एक गोल्ड फॉइल था, उस गोल्ड फॉइल पे जब उसने क्या किया स्टूडेंट्स, अल्फा रेज डाले, तो उसको ऐसा समझ में आया कि कुछ अल्फा रेज ये वापस स्कैटर्ड हो रहे, पीछे बाउंस बैक हो रहे। फिर उसने जब चेक किया तो उसको ये समझ में आया, he assumed that the positive charge is inside the nucleus of an atom। उसको ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि जब भी मैं कोई भी अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं कोई भी अल्फा पार्टिकल्स इस पे डाल रहा हूँ, गोल्ड फॉइल पे डाल रहा हूँ, तो मेरे को हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। कौन सा लिबरेट हो रहा है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। और आप सभी को पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, मतलब कि उसमें प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। तो उसी प्रोटॉन को नाम उसने दे दिया, मतलब कि उसी पॉजिटिव चार्ज को उसने नाम कौन सा दे दिया? विच इज
प्रोटॉन्स नाम हमको दे दिया। ये देखो, जब नाइट्रोजन पे मैं अल्फा रेज डाल रहा हूँ, जब नाइट्रोजन पे मैं अल्फा रेज डाल रहा हूँ तो मेरे को हमेशा कौन मिल रहा है? हाइड्रोजन ही मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि भैया हाइड्रोजन ही क्यों मिलता है? ये आपको बोर्स हाइड्रोजन थ्योरी में एकदम डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली उसमें। तो पहले बस ये समझ लो स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है कोई भी एटम के। जब रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया, जब रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे क्या किया स्टूडेंट्स? बम्बार्ड किया, मतलब कि डाला, तो उसको ये समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज तो निकल रहा है, लेकिन वो किसके फॉर्म में निकल रहा है? हाइड्रोजन फॉर्म में निकल रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और हेंस उसने उसको क्या नाम दे दिया? विच इज प्रोटॉन नाम उसने उसको दे दिया। ठीक है, हेंस हाइड्रोजन न्यूक्लियस वाज रीनेम्ड एज प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ स्टूडेंट्स, नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, ठीक है, नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है जहां से आप ये पीडीएफ फाइल आराम से हैंड रिटन नोट्स आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अपने को पहले तो जे थॉमसन का समझ गया, इलेक्ट्रॉन का, उसने कैथोड रेज बम्बार्ड किए, नेगेटिव पार्टिकल्स निकला बाहर जो कि हाइड्रोजन से 1800 गुना छोटा था, तब अपने को इलेक्ट्रॉन मिला। प्रोटॉन पे इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स किया, वहाँ पे कैथोड रे किया था जे थॉमसन ने, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पे, और उसको ये समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, और उसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बाद में नाम दे दिया विच इज़ आर प्रोटॉन। उसको क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन दे दिया। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे फटाक से विच इज़ ऑन न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये पहले ही डिस्कवर हो गया था। ठीक है, न्यूट्रॉन ये पहले ही डिस्कवर हो गया था, मतलब प्रोटॉन जैसे डिस्कवर हुआ था ना, वही टाइम पे जो है न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था। ठीक है, सो इट वाज अर्लियर प्रेडिक्टेड बाय द रुदरफोर्ड ओनली, मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे भाषा में कि रुदरफोर्ड भाई साहब ने इसको पहले जो है प्रेडिक्ट कर लिया था। फिर बाद में जो जेम्स कैडविक था उसने क्या किया? बस थोड़ा सा चेंजेस करके उसने क्या कर दिया? उसने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बोली जेम्स कैडविक ने, जिसने न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई किया है। उसने क्या बोला कि प्रोटॉन्स की वेलोसिटी जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो न्यूट्रल भी होता है, मतलब कि हर एक पॉजिटिव एलिमेंट, हर एक पॉजिटिव पार्टिकल ये उसके लाइफ में कभी ना कभी न्यूट्रल होता है। क्या बोला है मैंने अभी? उसने ऐसा कैसे बोला? देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान से समझना है। उसने एक नंबर लाइन के हिसाब से अपने को बताया, जैसे अपने को पता है ये यहाँ पे 0 होता है, राइट, ये यहाँ पे 0 होता है, ओके, यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस किसने ढूंढा है? जे थॉमसन ने ढूंढा है, राइट, तो अपन उस पर जे लिखेंगे। और यहाँ पे 1 मतलब कि पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने ढूंढा है? रुदरफोर्ड ने ढूंढा है। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने को, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो अपने को समझ गया, इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने ढूंढा है? रुदरफोर्ड ने, समझा है, ओके। अभी जो जेम्स कैडविक था, जेम्स कैडविक क्या बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल नेगेटिव होगा, अगर कोई भी पार्टिकल नेगेटिव होगा तो अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है, अगर वो पार्टिकल पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको बीच में से तो जाना पड़ेगा, बीच में से यानी कि इस वाले से तो जाना पड़ेगा। मतलब कि हर एक पार्टिकल जो भी अपने लाइफ टाइम में पहले नेगेटिव था और बाद में वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको ये वाले इसमें से जाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। और इसी न्यूट्रल को उसने नाम दे दिया है क्या स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन। मतलब कि जब रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन को ढूंढा था वही टाइम पे अपने को न्यूट्रॉन का शोध लग गया है, बस उसने उसकी डेफिनेशन अपने को दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से लिख के दिया है, जेम्स कैडविक मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड देन डिटरमाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल्स विच इज अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन। ठीक है, मैंने क्या बोला है? न्यूट्रल रेडिएशन कर रहा था वो पार्टिकल, मतलब कि जो भी पार्टिकल प्रोटॉन्स है, जो भी पार्टिकल पॉजिटिव है, वो एक न्यूट्रल रेडिएशन कर पा रहा था, और उसी न्यूट्रल रेडिएशन को अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। अभी देखो मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट लिख के दिया है आपको कि न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज प्रोटॉन, मतलब कि न्यूट्रॉन ये सेम का सेम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो होप आपको इन तीनों की डिस्कवरी समझ गई होगी, किस प्रकार रुदरफोर्ड ने जिस प्रकार जेम्स थॉमसन ने पहले कैथोड रे के मदद से इलेक्ट्रॉन ढूंढा है, प्रोटॉन कैसे ढूंढा है विच इज़ विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉइल के मदद से, और फिर बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, वो तो रुदरफोर्ड के इसमें अपने को मिल गया था, बस जेम्स कैडविक ने उसको एक डेफिनेशन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, एंड देन फोर वी कैन से दैट कि न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज प्रोटॉन। ठीक है, तो ये अपने को समझ गया है। नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव फर्दर ऑन द एटॉमिक नंबर। अभी ये तो आपको बचपन से पता है
कि भाई एटॉमिक नंबर होता क्या है, थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझेगा। यस, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन Z से। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या फिर इन एन एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये छोटा सा सोडियम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं बाहर। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो मतलब कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अभी ध्यान से समझना है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये नोट लिख के दिया है मैंने आपको, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। आपने अभी देखा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और मास ऑफ अ प्रोटॉन वगैरह जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वगैरह जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रॉन का मास ये एकदम नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वजन ये एकदम कम होता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन के पास जाएंगे या फिर न्यूट्रॉन के पास जाएंगे तो उनका 1 डाल्टन होता है ये, ठीक है, ये अपने को मालूम चाहिए। अभी फिर एटॉमिक नंबर तो हो गया, अभी हम आएंगे एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या होता है? इसको अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और ये सम्स होता है, द सम विच इज जो भी बीच में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम हमेशा ध्यान में रखना है। एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है एटॉमिक मास। क्या बोला भैया ने? मतलब कि Z का डबल होता है मास, ठीक है, Z का डबल होता है मास, मतलब कि एटॉमिक नंबर का हमेशा डबल होता है एटॉमिक मास। मतलब कि अगर सपोज हाइड्रोजन हीलियम का 2 है तो उसका वजन कितना आएगा स्टूडेंट? 4 आएगा, ठीक है। सोडियम का, या फिर अपन अभी विच इज 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का डबल कर दो, मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन उसका डबल कितना हो जाएगा? 40, तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास, वो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है A = Z + N। अभी Z यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, A क्या है यहाँ पे? मास, और N क्या है? न्यूट्रॉन। अभी आप बोलोगे सर Z को आपने तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख के दी है? द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स को अपन हमेशा ध्यान में रखो, प्रोटॉन्स को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में Z भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में Z भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। ये देखो, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दैट्स वाई अपन उसको Z भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एकदम अच्छे से कवर कर लिया है कि A = Z + N, और अगर आपने को न्यूट्रॉन निकालना है तो N = ये A वाला माइनस में चले जाएगा तो Z - A। सो इस प्रकार अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो आपको समझ गया है बहुत अच्छे से। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आइसोटोप्स। अब बहुत सिंपल है आइसोटोप्स यार, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। आइसोटोप्स, इट इज ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। जैसे ये देखो, क्लोरीन 17 सेम है लेकिन एटॉमिक मास उनके अलग अलग है। सो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हु हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब कि उनका नंबर सेम होगा, बस उनका वजन अलग अलग होगा। जैसे कि आपके स्कूल में सपोज फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, एक क्लास है, उस क्लास में 2 अजय नाम के लड़के, मेरा ही नाम ले लेता हूँ, 2 अजय नाम के लड़के हैं, लेकिन एक का वजन 50 किलो है, एक का वजन 60 किलो है। मतलब कि दोनों के नाम तो सेम है, मतलब कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनका वजन जो होता है वो अलग अलग होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। तो होप आपको ये आइसोटोप्स भी समझ गया होगा। आइसोबार्स वही होता है, बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है। वहाँ पे क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, कहाँ पे? आइसोटोन्स में, सॉरी आइसोटोप्स में, ठीक है, आइसोटोप्स में क्या था स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन आइसोबार्स में क्या होगा? एटॉमिक मास सेम होगा। आ रहा है समझ में डिफरेंस? बहुत सिंपल है। सो आइसोबार्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब कि ऐसे एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के जिसका सेम मास होगा, मतलब वजन सेम होगा, लेकिन भाई साहब नाम अलग अलग होगा, रोल नंबर अलग अलग होगा, वजन सेम, रोल नंबर अलग अलग। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोबार्स। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत अपन ने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, तो इसमें इतना कोई ये नहीं। ये देखो यहाँ पे ये सेम है, नीचे का बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सेम है, नीचे का बदल रहा है, ओके। सो पहले भी वैसा ही अपन ने देखा था, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आइसोटोन स्टूडेंट्स।
आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स मतलब कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। मतलब कि ऐसे दो एलिमेंट्स जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? n इक्वल्स टू z माइनस ए, n इक्वल्स टू a माइनस z। अभी अपन ने देखा था n इक्वल्स टू a माइनस z, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सो आइसोटोन्स मतलब कि क्या? आइसोटोन्स मतलब कि ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका जो भी न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है, जो भी न्यूट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे दोनों के न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियाई मतलब कि न्यूक्लियस होता है, ओके। सो ये देखो यहाँ पे बोरॉन दिया है और यहाँ पे कार्बन दिया है, ठीक है। अभी देखो इसका एटॉमिक नंबर 5 आता है, कार्बन का 6 आता है, इसका वजन 11 आता है, इसका 12 आता है। जब अपन 11 - 5 करेंगे तो अपने को न्यूट्रॉन 6 ही मिल रहा है, और ये भी करेंगे तो अपने को न्यूट्रॉन 6 ही मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स, ठीक है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलने वाला है। सो चिल रहना है, मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है आपको। चैप्टर नंबर डिटेल एक्सप्लेनेशन वो मैं चैप्टर 13 में है, सो चिल रहना है, तब तक फोड़ना है, ठीक है। अभी अपने को ये सभी चीज़ें तो एकदम अच्छे से समझ गया है भाई साहब। अपने को यहाँ पे क्या क्या समझा है? इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा है, प्रोटॉन कैसे ढूंढा है, न्यूट्रॉन कैसे ढूंढा है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, सभी चीज़ें अपन ने एकदम आराम से यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। सो अभी हम जाएंगे विच इज ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा दिया है। अपन अभी रुदरफोर्ड मॉडल जो होता है, रुदरफोर्ड यानी कि कौन? जो दूसरा वाला साइंटिस्ट जिसने प्रोटॉन ढूंढा था, राइट, ठीक है, वो वाला। सो रुदरफोर्ड का जो भी एटॉमिक मॉडल है वो क्यों फेल हुआ था वो अपन अभी चेक करने वाले हैं। सो पहला ड्रॉबैक है वो क्या बता नहीं सका, वो अपन यहाँ पे चेक करने वाले। मतलब कि उसने भाई क्या क्या चीज़ें नहीं उखाड़े मतलब कि उसने क्या क्या चीज़ें फाउंड आउट नहीं किया है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, उसके जो भी अपन फ्लॉज बोलते हैं वो क्या क्या थे उसके एटॉमिक थ्योरी के। नाउ वी विल सी दैट। सो दिस एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। मतलब कि एटम्स स्टेबल कैसे होते हैं वो ये नहीं बता सका। स्टेबल मतलब कि इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, कैटायन आना और कैटायन, मतलब कि कैटायन फॉर्म होना और एनायन फॉर्म होना, लेकिन वो ठीक से नहीं बता पाया। सो ये आप पहला पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। मतलब कि ये होता है न्यूक्लियस और उसके आवती भवती कौन घूमता है, उसके आजू बाजू में कौन घूमते रहता है, उसके आजू बाजू में कौन घूमते रहता है, विच इज इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। लेकिन ध्यान से सुनना है, लेकिन बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग रन एज वी नो एटम्स आर स्टेबल वाइल पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ता गया, मतलब 118 तक एलिमेंट्स अपने पास, अगर वो एलिमेंट बढ़ते गया तो क्या इलेक्ट्रॉन इतना घूमते रहेगा? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई जो भी एक्सेलरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, गिर जाता है। अभी देखो कैसे होता है, मैंने आपको एक अच्छी से डायग्राम भी निकाल के दी है बाद में। देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज स्टार्ट हुआ, उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक एक्सेलरेशन ठीक था उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और वो कहाँ पे आके गिरेगा? डायरेक्ट यहाँ पे आके गिरेगा। सो ये वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये जो घूम रहा था ये कौन था? ये जो घूम रहा था ये इलेक्ट्रॉन था, वो ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज, देखो ये देखो मैंने यहाँ पे एक अच्छे से आपके लिए हैंड रिटन डायग्राम बना के दिया है, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेना नहीं है। यस, सो एक चीज़ तो समझ जाना है कि ड्रॉबैक क्या है उसका। पहला तो वो स्टेबिलिटी नहीं बता सका। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स, अपने सभी को पता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का अगर हम सोचेंगे तो वो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला क्या था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड फॉलिंग फेल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने जैसे बोला, वो घूमता रहता है। एक टाइम पे उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और वो वापस आके कहाँ पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। एंड अभी जो सबसे मोस्ट सीरियस जो उसका ड्रॉबैक था वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एंड द मोस्ट सीरियस ड्रॉबैक इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन
अराउंड न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। मतलब कि उसने सबसे महत्वपूर्ण ड्रॉबैक उसके इसका ये था कि उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही नहीं बता पाया। ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपन इस प्रकार करते हैं 3s2 1s2, रुको सॉरी फॉर दैट, 1s2 से चालू होता है, 1s2 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, ठीक है, फिर 4s2, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगा पावर्स। ठीक है, वो बोर्स ने बोला था। ठीक है, मतलब कि जब रुदरफोर्ड पूरा फेल हो गया था तब बोर्स ने बोला था। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने आपको, देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे बोला था, मैंने हैंड रिटन डायग्राम बनाया। नीचे में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। एक टाइम ऐसे आता है ये इलेक्ट्रॉन फेल हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस आके कहाँ पे गिरता है, इसमें गिर जाता है। मतलब कि उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। और ये एनर्जी कौन नहीं बता पाया, ये एनर्जी कौन नहीं बता पाया, जो अपना रुदरफोर्ड है वो उसके एटॉमिक मॉडल में नहीं बता पाया। और उसने एक चीज़ बोली थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली थी कि न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, उसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है वो स्पाइरली घूमता है। स्पाइरली मतलब कि ऐसे गोल गोल, आपने वो स्पायरिंग किया होगा, देखो आपके बुक्स को कभी तो भी स्पायर किया होगा, स्पायरिंग किया होगा। सो उस प्रकार वो होता है। ठीक है, सो आई थिंक सभी को यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अभी स्टूडेंट्स उसके बाद आता है बोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है बोर्स। तो बोर्स मॉडल मतलब कि जो अपना कौन था, विच इज़ रुदरफोर्ड था, वो तो फेल हो गया। तो अभी एटम्स के बारे में किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। जो तो बोर्स था, बोर्स ने एकदम अच्छे से अपने को एक्सप्लेन किया है। बस इतने 2 ही पॉइंट्स है। ठीक है, 2 पॉइंट्स में उसने सब बता दिया। उसने क्या बताया कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मतलब कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ड्युअलिटी नेचर बताते हैं, मतलब कि उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। और दूसरा उसने बताया लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, बस इतना ध्यान में रखो। ये 2 पॉइंट्स उसने बताए हैं कि वेव पार्टिकल जो होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ड्युअलिटी बताते हैं। ड्युअलिटी मतलब कि 2 चेहरे होते हैं उनके पास, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा होता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी ये क्या होता है ये भी अपन बाद में चेक करने वाले आराम से। इस पे बोर्स मॉडल बहुत बड़ा है, उसके पोस्टुलेट्स वगैरह भी मैंने आपको दिए। ये देखो यहाँ पे दिया होगा आई थिंक बोर्स मॉडल या देखो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पोस्टुलेट्स वगैरह भी एकदम अच्छे से लिख के दिया है आपको। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेना नहीं है। सो यहाँ तक आपने को समझ गया है कि वो कहाँ पे फेल हुआ था। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो रुदरफोर्ड था, एटॉमिक थ्योरी रुदरफोर्ड की, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बता पाया ठीक से। अभी आपने को नेक्स्ट चीज़ देखनी है, नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज़ व्हाट इज़ फोटॉन्स। ठीक है, when light interacts with the matter it behaves as the stream of particles called as photon। मतलब कि जब भी कोई भी लाइट हो, ठीक है, यूवी रेज हो वगैरह वगैरह, कोई भी लाइट हो, जब वो लाइट किस पे गिरती है स्टूडेंट्स, मैटर पे गिरती है, तो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि पूरा की पूरा स्ट्रीम। जैसे साइंस का कैसे स्ट्रीम है, आपने साइंस की स्ट्रीम ली है तो साइंस में अलग अलग फील्ड्स आपको दिख रहे हैं। उसी प्रकार जब भी कोई भी लाइट किसी भी मैटर पे गिरेगा, ये देखो ऐसे, जब भी, रुको मैं जूम करके आपको बताता हूँ। ओके, जब भी कोई भी, सपोज ये है मेरा मैटर, राइट, दिस इज माई मैटर, इस मैटर पे जब भी कोई भी लाइट गिरेगी तो ये क्या करेगा, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और इसी स्ट्रीम ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं फोटॉन्स। इसी स्ट्रीम ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं फोटॉन्स। ये लाइट एनर्जी है, जब भी लाइट एनर्जी इस पे गिरेगा मैटर पे तो कुछ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी और उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, सो होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, सो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ये बाहर निकल से दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन्स, राइट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ये भी अपन चेक कर लेंगे। व्हेन द लाइट प्रोपोगेट्स इट बिहेव्स एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि जब भी लाइट प्रोपोगेट होता है, लाइट जब कैसे प्रोपोगेट होता है आपको पता है ना, इन द फॉर्म ऑफ बीन, ऐसे बीन में, ठीक है। और साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, इस प्रकार, ठीक है। सो जब भी लाइट प्रोपोगेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अनुसार प्रोपोगेट होता है। अभी बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अच्छा सा यार डायग्राम बता दो यार। तो यार चलो कोई टेंशन नहीं, आपके लिए डायग्राम भी बना के रखे हैं। ये है फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और ये नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अभी इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लाइट प्रोपोगेट हो रहा है। देखो इस प्रकार से लाइट क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से लाइट प्रोपोगेट हो रहा है। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब कि एकदम टॉप, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रेस्ट, ये देखो क्रेस्ट, क्रेस्ट दिख रहा है आपको, क्रेस्ट मतलब कि नीचे से जहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्रेस्ट है, नीचे से लेके मतलब कि जीरो से लेके, ध्यान से सुनना है, जीरो से लेके जहाँ पे ऊपर एकदम हाईएस्ट क्रेस्ट है उसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वापस एक बार, भैया ने क्या बोला, नीचे से लेके जो भी हाईएस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, नीचे से लेके जो भी हाईएस्ट क्रेस्ट मिल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसफुल क्रेस्ट और थ्रो के बीच में का डिस्टेंस। दो सक्सेसफुल, ये देखो एक क्रेस्ट हुआ और एक क्या हो गया, थ्रो हो गया। थ्रो मतलब कि नीचे का, यहाँ पे भी एक थ्रो हुआ, यहाँ पे एक क्रेस्ट हुआ, मतलब कि दो सक्सेसफुल थ्रेस्ट और थ्रो अपन जब प्राप्त करते हैं उनके बीच में का जो भी डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय लैम्बडा। इसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। और थ्रो मतलब कि नीचे का, नीचे से अपने को कोई लेना देना नहीं है। और डायरेक्शन कैसे जा रही है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन जा रही है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, नीचे से लेके तो क्रेस्ट तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और दो सक्सेसफुल क्रेस्ट और दो सक्सेसफुल थ्रो के बीच में का डिस्टेंस उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में होता है। सो होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रांसफर होती है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो टू क्रेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू क्रेस्ट, जीरो टू क्रेस्ट। और वेवलेंथ मतलब कि दो सक्सेसफुल क्रेस्ट और दो सक्सेसफुल थ्रो के बीच में का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज, फोड़ना है सॉरी, विच इज वेवलेंथ, ठीक है। तो फोड़ते रहो यार, मचाते रहना है, यस। अभी देखो आपको यहाँ पे और एक चीज़ मैंने दिया है कि द पैरामीटर्स ऑफ वेवलेंथ वगैरह वगैरह। सो वेवलेंथ का पैरामीटर ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, यस। सो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है। यहाँ पे c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्पीड ऑफ लाइट अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, विच इज़ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी होता है विच इज़ v से अपन इंडिकेट करते हैं, म्यू से अपन इंडिकेट करते हैं, और जो भी अपना वेवलेंथ होता है उसको अपन लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ अपन ने अभी देखा, टू सक्सेसफुल क्रेस्ट एंड थ्रो, ठीक है, उनके बीच में का डिस्टेंस, मतलब कि ये इतना, यस। नाउ अभी अपन आएंगे विच इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बहुत सिंपल है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ तभी भी हमको देखना पड़ेगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे, ना कि उसके एम्पलीट्यूड पे। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है, क्या बात बोली है। यहाँ पे क्या बोला है प्लैंक ने स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है प्लैंक ने कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड होता है, ना कि उसके एम्पलीट्यूड पे। अभी एम्पलीट्यूड मैंने अभी आपको बताया था, एम्पलीट्यूड मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम जीरो टू सी मतलब कि जीरो टू क्रेस्ट। ये उसका जो होता है एनर्जी बताता नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एनर्जी नहीं बताता है। कौन नहीं बताता है, एम्पलीट्यूड नहीं बताता है, बल्कि कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे, ना कि उसके एम्पलीट्यूड पे। और इसी वजह से उसने जो है ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको नाम दे दिया है क्वांटम। अभी क्वांटम मतलब कि क्या, ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया है। अभी सबसे पहले क्वांटम तो आपको समझ गया कि ऐसी एनर्जी स्टूडेंट्स, ऐसी एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में की ऐसी एनर्जी जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी, ना कि उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगी। एम्पलीट्यूड मतलब कि जीरो से तो क्रेस्ट के बीच में का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। नाउ अभी क्वांटम मतलब क्या, द एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो,
कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर ये ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब कि अगर ये जो मैटर है या फिर ये जो एलिमेंट है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब कि सोख रहा है, खींच रहा है, सक कर रहा है, ठीक है, ओढ़ रहा है खुद के पास, खींच रहा है, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, उसको अपन बोलेंगे क्वांटम, ठीक है, बहुत सिंपल। और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो अपन h से बताते हैं उसकी वैल्यू होती है 6.626, लर्न करना है ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, -3 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड में अपन इसको गिनते हैं। सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको अपन h से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट लिख के दिया है, उस नोट में मैंने आपको ये लिखा है कि अ फोटोन हैज़ 0 रेस्ट मास, मतलब कि फोटोन को वजन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, फोटोन को वजन नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज दिस। सो अपन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले पेज पे अपन ने क्वांटम समझ लिया, फोटोन समझ लिया है, ठीक है, फोटॉन्स अपन ने यहाँ पे समझा है। फोटॉन्स मतलब कि जब लाइट इंटरेक्ट करता है कोई भी मैटर के साथ तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अपने को एम्पलीट्यूड समझ गया, वेवलेंथ समझ गया, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट समझ गया, क्वांटम मतलब भी मैंने अच्छे से आपको लिख के दिया है, ठीक है, ये सभी चीज़ें अपने को समझ गया। अभी और एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि भाई साहब व्हाट इज एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या होता है, ये एक्साइटेड बहुत अपना एक्साइटमेंट नहीं, अपना एक्साइटमेंट अलग होता है, लेकिन ये वाला एक्साइटेड क्या होता है। सो एक्साइटेड मतलब कि जो भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, उनके पास क्या होगा, एब्जॉर्ब प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं अपन एक्साइटेड। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी या फिर रेडिएशन किसके पास होता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन सबके पास सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास होता है। ओके, सो अभी हम आएंगे विच इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम के पास। सो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। एमिशन मतलब कि बाहर निकालना, और स्पेक्ट्रम मतलब कि एक ऐसी जगह होती है जिसमें से बाहर निकलना। सो द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम, इसकी बस डेफिनेशन याद रखो। सो द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड, मतलब कि ये कितना ऊपर तक जा रहा है, देखो 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 ध्यान से सुनना है। एक्साइटेड मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, एक्साइटेड मतलब कि क्या, जो एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को। अभी जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो कितने हद तक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अभी सपोज एक एलिमेंट है, ठीक है, सपोज ये हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, जो है लाइट मतलब कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कुछ प्रमाण में जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इसका स्पेक्ट्रम कितना होगा, स्पेक्ट्रम यानी कि स्टूडेंट्स वो ग्राफ होता है ना रे, कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, उस टाइप का, तो ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब कि क्या, वो पर्टिकुलर एटम कितना हद तक जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम एमिशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम एमिशन। अभी यहाँ पे मैंने आपको और एक नोट लिख के दिया है, नोट दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास टू द गैसियस हाइड्रोजन इट एमिट्स रेडिएशन, मतलब कि हाइड्रोजन गैस में से जब भी अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, पास करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो उसमें से रेडिएशन बाहर निकलने वाली है। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर अभी जो हमको बोर्स मॉडल दिया है वो बोर्स मॉडल अपने को अभी चेक करना है। ओके, सो अभी हम आएंगे विच इज बोर्स मॉडल पे। सो बोर्स मॉडल क्या होता है वो अभी हम देख लेंगे, जो कि हाइड्रोजन एटम का होता है, ठीक है। ही यूज्ड, ध्यान से सुनना है, ही यूज्ड द क्वांटम थ्योरी, ठीक है, उसने कौन सी थ्योरी यूज की, क्वांटम थ्योरी। अभी अपन ने देखा था क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मतलब कि जो द एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसी एनर्जी जो बाहर निकल भी सकती है और खुद एब्जॉर्ब कर भी सकती है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अनुसार बता दिया है, परफेक्टली बता दिया है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो वापस पीछे जाओ और वापस एक बार चेक कर लो, जिससे कि आपको आगे का एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो क्वांटम बोर्स मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन, सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द विच इज क्वांटम थ्योरी पे ये पूरा की पूरा बेस्ड है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी पे ये पूरा की पूरा बेस्ड है। और ये मैंने जैसे आपको बताया था, ड्युअलिटी,
और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, आ गया ना, अपन इस पॉइंट पे आ गए ना। देखो मैंने तब आपको पहले बोला था, आया याद कि मैंने बोला था ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। देखो आ गए भाई, 10-15 मिनट बाद अपन इस पार्ट पे आ गए। देखो स्टूडेंट्स, ये वन शॉट में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ अगर इधर उधर हो रहा होगा, गला होगा, थोड़ा सा दुख रहा होगा, तो थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, यस। सो पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर एटॉमिक थ्योरी। और हाँ स्टूडेंट्स, याद रखना है, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो भी ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा सही में फर्म बिलीव है स्टूडेंट्स कि एजुकेशन शुड बी, मतलब फ्री में एजुकेशन सभी को प्रोवाइड होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि मतलब कि मुझे तो भी फर्मली लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे पैसे, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे मेरे एजुकेशन में, जिसके मुझे वापस से कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोच लिया था कि यार नहीं, एजुकेशन में कुछ तो भी अपन उखाड़ेंगे, बच्चों के लिए कुछ तो भी अपन फोड़ेंगे, जिससे कि उनको सभी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सो हैंड रिटन नोट्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बन रहे हैं आपके लिए। बस आप पढ़ाई करते रहो यार, बाकी मुझको कुछ होना नहीं है। सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड है। देखो आके कितने पैसे आने वाले हैं, 50-60 रुपये आएगा एक वीडियो का, तो नहीं चाहिए यार, इतना कोई ये नहीं है। आपका एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल रहा है, यस। सो अभी हम आएंगे पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स मतलब कि स्टूडेंट्स उसके पॉजिटिव साइड्स, किसके, बोर्स एटॉमिक थ्योरी के। पहले अपन ने देखा था रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, वो बता नहीं पाया कि एलिमेंट्स का एनर्जी कैसे होता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे होती है, घूमते घूमते वापस वो न्यूक्लियस में गिरता है, उस प्रकार। लेकिन इसने अच्छे से बताया है, किसने, बोर्स ने अच्छे से बताया। जैसे अपने को 10th में कैसा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, डॉबर्नियर स्टेट था सबसे पहले, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, फिर बाद में आया हेनरी मॉसले का पीरियोडिक टेबल। उस प्रकार अपन चल रहे हैं। रुदरफोर्ड फेल हो गया, उसके बाद आया कौन, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक थ्योरी में देखो उसने क्या बोला है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ, चल पता है अपने बाप को मसी का। यस, अपने को पता है ना यार कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। हाँ चल भाई, ये समझ गया। अभी उसने एक चीज़ बोली है, एंगुलर मोमेंटम। ओ हो भैया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यार, आएंगे उस पर भी आएंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगी। अभी द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में, जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। सो उसने वहाँ पे यही बोला है सेकंड पॉइंट में कि वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कि एब्जॉर्ब करता है। और थर्ड उसने क्या बोला, द चेंज इन द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी as it makes a quantum jump from an orbit to another is always occupied by the emission or absorption। मतलब कि उसने क्या बोला, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और ये पहला एलिमेंट उसको एमिट कर रहा है। ओहो हो भैया, थोड़ा सा तो समझ में आ गया, लेकिन यार और अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ये पेन ले लिया मैंने, हाँ, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन। आप सभी को पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। आ रहा है बच्चों समझ में, सोडियम इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब करता है। और ये सब किसके वजह से हो रहा है, ये सब किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम के वजह से, इलेक्ट्रॉन के क्वांटम के वजह से। क्वांटम मतलब कि, वापस एक बार, क्वांटम मतलब कि जो भी एलिमेंट एक तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। मतलब कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा मतलब कि एमिट करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्वांटम जंप करता है। क्वांटम जंप मतलब कि वो क्या करता है, क्वांटम की मदद लेता है। क्वांटम मतलब कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद लेता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। देखो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ वारंटी देता हूँ। ठीक है, ये देखो, सो द चेंज इन एन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंज होना, और वो इलेक्ट्रॉन क्वांटम जंप के मदद से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऑर्बिट में जा सकता है, जैसे KLMN, ये 4 ऑर्बिट्स होते हैं, इस कोई भी ऑर्बिट में वो जा सकता है। सो वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। गॉट इट। अभी हम आएंगे विच इज़ एंगुलर मोमेंटम पे, हम आएंगे एंगुलर मोमेंटम पे, थोड़ा सा ही रह गया है, विच इज़ एंगुलर मोमेंटम। ओ भाई साहब, इसका कोई नहीं डेफिनेशन लर्न कर लो यार।
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, सो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी देखो आपको इनर्शिया के बारे में भी बताता हूं मैं। इनर्शिया मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पहले स्टेशनरी फेज में होगा, स्टेशनरी मूवमेंट में होगा, स्टेशनरी फेज में मतलब कि रुके वाला है, उसको अगर अपने को स्टेशनरी से मोबाइल फेज में लाना है, मोबाइल मतलब कि उसको अपने को धक्का देके बाहर घुमाना है, ठीक है। जैसे कि फैन है स्टूडेंट्स, फैन क्या करता है? फैन का बटन चालू करो तो उसको कुछ टाइम लगता है, समय लगता है स्टेशनरी से रोटेशन मोशन में आने के लिए। जब अपन फैन बंद करते हैं तो फैन तुरंत बंद हो जाता है कि एक ही जगह पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको कुछ समय लगता है। तो एंगुलर मोमेंटम ये डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पे। इनर्शिया मतलब कि स्टूडेंट्स, इनर्शिया मतलब क्या होता है? अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टेशनरी मोशन में है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट में है वो, उसको अगर अपने को मोशन में लाना है तो उसको अपने को लाने के लिए कुछ समय लगेगा। तो टाइम मतलब कि ही होता है इनर्शिया। टाइम मतलब कि ही क्या होता है? इनर्शिया। और कौन सा टाइम? कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाओ या फिर मोशन से रेस्ट पोजीशन में लाओ, उसको कुछ समय लगेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ओहो हो, भैया ने अपने को 9th का भी सिखा दिया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी पे वो डिपेंड रहेगा। अभी ध्यान रखना है, इनर्शिया को कैपिटल आई से डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा से। एंगुलर मोमेंटम मतलब कि इनर्शिया इनटू ओमेगा, ओमेगा मतलब कि डब्ल्यू अपन जिसको बोलते हैं विच इज़ वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अपने को मालूम है इनर्शिया का फॉर्मूला अपने को 9th स्टैंडर्ड में था, mr मतलब कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, और ओमेगा मतलब कि वेलोसिटी अपॉन r। तो अपन ने जब इसको डिवाइड किया तो अपने को आंसर मिलेगा mvr। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr, ठीक है। m मतलब कि मास, v मतलब कि वेलोसिटी एंड v मतलब कि जो होता है उसका इनर्शिया, और r मतलब कि उसका रेडियस, ठीक है। तो ये अपने को समझ गया है। उसके बाद v का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। h मतलब कि फोटोन, याद है ना सभी को? h मतलब कि फोटोन, h मतलब कि फोटोन, मैंने पहले आपको बताया था। नहीं होगा याद तो पीछे जाके देख के आओ, वापस आपको समझ जाएगा। फोटोन, ठीक है। बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो मतलब कि अगर किसी का v अपने को निकालना है, वेलोसिटी अपने को निकालना है, तो उसके दोनों एनर्जी को माइनस करो और उसको फोटोन एनर्जी से डिवाइड करो, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दे दूंगा बाद में, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। और फोड़ते रहना, याद रखना है, ठीक है। सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, नोट्स बना लो फटाफट से। अभी क्या क्या रिजल्ट्स अपने को मिले बोर्स थ्योरी के? बोर्स थ्योरी ने तो बता दिया, उसने देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या था, रुदरफोर्ड पहले क्या बोला, रुदरफोर्ड ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, वो एनर्जी को बस क्वांटम का नाम दे दिया। अभी क्वांटम मतलब कि क्या? जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर जो एनर्जी एमिट कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खत्म। उसका रिजल्ट्स क्या क्या मिलेगा देखेंगे। द थ्योरी इज यूज्ड टू डिराइव द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। वाह भाई वाह, ठीक है। मतलब कि इस थ्योरी में अपने को समझ गया कि ऑर्बिट्स के एनर्जीज अपने को कैसे बाहर, मतलब कि ऑर्बिट्स के एनर्जी अपने को डिराइव करते आए। अभी उसने बोला है कि जो भी स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जगह पे खाली रहते, चार्ज नहीं रहते, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और उसको अपन डिनोट करते हैं इंटीजर्स से, विच इज़ 1 2 3 वगैरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड एज n इक्वल्स टू 1 2 3, और उसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मतलब कि ये वाले नंबर्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे थ्रू क्वांटम जंप, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो भी रेडियस होता है, बोर्स का जो भी रेडियस होता है, मतलब कि बोर्स का रेडियस, बोर्स की थ्योरी का जो रेडियस होता है वो होता है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। 52.9 पिकोमीटर। आपको मालूम होगा पिकोमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। या फिर उसका उल्टा कर दो, पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज दैट। फिर उसके बाद द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द ग्राउंड स्टेट भी होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन जब नीचे होता है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जब नीचे होता है वो ग्राउंड स्टेट पे होता है।
तो उस ग्राउंड स्टेट का जो भी होता है वो ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला अपने को इस प्रकार दिया है। ये फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें समझाने का है ही नहीं कुछ, ये लर्न ही करना पड़ेगा। E इक्वल्स टू माइनस RH। अभी आप बोलोगे सर RH क्या होता है? RH होता है रुदबर्ग कांस्टेंट। जैसे अपने को मालूम है कि K का वैल्यू क्या होता है, विच इज 3.14 होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू। उसी प्रकार RH की वैल्यू क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁻18, 2.18 इंटू 10⁻18, और n के जगह पे 1 2 3 अपने को जितना भी देगा वो देगा, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे वो एनर्जी फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स, n की वैल्यू दे देंगे 2 दे देंगे, ठीक है, n की वैल्यू दे देंगे 2। RH की वैल्यू अपने को मालूम चाहिए, RH की वैल्यू कितना है, ये रहा, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है रिदबर्ग्स कांस्टेंट। RH की वैल्यू डालो इसमें, n की वैल्यू कितनी? 2, मतलब कि 2.18 इंटू 1/4 आ रहा है समझ में, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ पे 4, तो ये आप समझ सकते हो। ओके, तो ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट ये लर्न ही करना है आपको। इस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, मैं न्यूमेरिकल्स में सभी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में कुछ भी आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है सेकेंड लास्ट पॉइंट्स अपन देखने वाले हैं, विच इज़ व्हाट इज़ EN, ठीक है। EN क्या होता है? तो EN होता है बोर्स थ्योरी का होता है, जो कि एप्लीकेबल होता है बस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के लिए। उसका फॉर्मूला अपने को दिया है, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल में आपको आया कि हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या होता है, N नंबर दिया है, उसका एटॉमिक नंबर अपने को दिया है, देखो सामने, ठीक है। तो अपने को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अगर अपने को दिया है तो अपने को EN वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि ये 2 फॉर्मूलेज आपको बस पूरे लेसन में ये 2 ही फॉर्मूलेज है आपके पास, ठीक है, पूरे लेसन में ये 2 ही फॉर्मूलेज है आपके पास। तो ये फॉर्मूलेज आपको आराम से यार आप लर्न कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट है 5th वाला, वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोर्स थ्योरी। मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन बोर्स थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण 5th वाला पोस्टुलेट था कि बोर्स थ्योरी जो होता है वेलोसिटी में से अपन, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी अपने को निकालनी है तो अपन वो बोर्स थ्योरी में से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, विच इज़ कि द एमिशन लाइन्स comprising the 5 series thus are result of electronic transitions from the excited hydrogen atoms। excited hydrogen atoms मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैंने आपको ये जो हाइड्रोजन एटम्स पे क्यों चल रहा है, आपको मैंने इसका पॉइंट एकदम पहले ही बता दिया था। हाइड्रोजन एटम क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में, स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में क्या देखा था कि जब भी कोई भी एटम पे मैं पॉजिटिव चार्ज बम्बार्ड करता हूं तो मेरे को कौन बाहर निकलता है? हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो उसी हाइड्रोजन पे पूरी थ्योरी है। पहले हाइड्रोजन के बारे में रुदरफोर्ड ने बताया, लेकिन रुदरफोर्ड बता पाया कि नहीं बता पाया, क्यों? क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वही वो सिद्ध नहीं कर पाया। फिर जो अपना बोर्स था, बोर्स ने बोला कि वो घूमेगा, वो ज़्यादा घूमेगा, लेकिन कब घूमेगा? जब उसमें अपन क्वांटम एनर्जी लगाएंगे। क्वांटम एनर्जी मतलब कि जब अपन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगाएंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आपको मैंने एकदम अच्छे से बताया यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, रिकैप कर लेंगे। एम्पलीट्यूड इज द 0 से लेके तो क्रेस्ट तक का जो भी डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला इसको अपन बोलते हैं विच इज वेवलेंथ। 2 सक्सेसफुल क्रेस्ट, देखो ये क्रेस्ट, दो सक्सेसफुल क्रेस्ट मतलब कि ऊपर का पार्ट, क्रेस्ट मतलब कि ऊपर का पार्ट, और थ्रो मतलब कि नीचे का पार्ट, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा सभी के सभी चीज़ें। इसकी PDF फाइल वगैरह मैंने नीचे डाल दी है, और इसका जो भी सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, एटॉमिक स्टेट बोर्ड वाले भैया पे जो क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर 4th है स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यू सिलेबस पे, इसके हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको जो है ये पार्ट 1 था। आपको पार्ट 2 2 दिन के अंदर, या फिर मैं अगर टाइम मिल गया तो कल के कल ही मैं अपलोड कर देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं यार कल
कल मतलब कि जब भी मैं ये बना दूंगा वीडियो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपसे सभी से इंटरेक्ट करके। आपके जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं मेरे बारे में या फिर मेरे सिखाने के बारे में नहीं अच्छा लगा, वो भी नीचे प्लीज़ आपका वैल्यूएबल फीडबैक देते जाओ, जिससे कि मुझे और अच्छा करने में मोटिवेशन मिलेगा। सो यस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, #स्टेटबोर्ड वाले भैया। तब तक फोड़ते रहो, फोड़ना है, याद रखना है अपना, विच इज़ फोड़ना है। फॉर्म में मोबाइल मत फोड़ देना, ठीक है। सो #फोड़ना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो।